नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग मेरे भाई और बहनों। कैसे हो आप सभी लोग मेरे भाई और बहनों। तो बताओ क्या हाल चाल, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो यार अ, इससे पिछले जो लेक्चर हमने लिया था उसने हमने समझो कि सरल रेखा जो होती है ना, सरल रेखा निर्देशांक ज्यामिति, उसका एक ओवरव्यू दिया था। तो अगर आपने अभी पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो यार आप जरूर जाओ देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और जिन लोगों ने भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब करो। जय महाकाल की जय महाकाल, है ना। जय महाकाल भाई, जय महाकाल। जाओ पहले सब्सक्राइब करो। और यार देखो, सच में अगर तुमको मैथ में दिक्कत आ रही है तो ये समझो कि ये ये तुम्हारे लिए ये वीडियो है। तुमको कोई समस्या आ रही, मैं एकदम बेसिक से उठा के पटकता हूँ ना, एकदम बेसिक से। जो बेसिक बेसिक चिल्लाते हो ना, वो बेसिक तुमको यहाँ पे मिलेगा, बेसिक से लगाकर कॉन्सेप्ट तक। तो जिन लोगों को मैथ आता भी है वो भी देखो यार, एकदम आपको समझ में आ रहा है। आप एक बार देखो, एक बार ठीक है। इसे पिछले वाला लेक्चर आप देखो, इसके पिछले वाला लेक्चर आप देखो, उसके बाद आप बताओ कि कैसा मतलब लगा आपको। तो जिन लोगों को भी एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आपको मैथ से रिलेटेड या किसी अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। बस आपको लिखना है कि बस इस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, तो उस टॉपिक पे आपको वीडियो आ जाएगी, है ना। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो यार मैं आज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ। तो देखो यार, मैं फिलहाल में आईआईटी रुड़की, वहाँ से आईआईटी रुड़की से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। और मैंने इसके पहले काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी निकाले हैं, है ना। जैसे हम्म, आप समझ लो कि मैंने एसएससी स्टेनो भी निकाला है ना, उसका रिटन एग्जाम जो होता है। हालांकि अभी हमने एक बार भी कोई ऐसा यूपी पीसीएस सब नहीं दिया है, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी सब्जेक्ट में। या तो चलो, ज़्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे, शुरू करते हैं ज़्यादा बिना देरी के। आपको करना क्या है, कॉपी और पेन आपको निकाल लेना है भाई मेरे बहन, मेरे यार मेरे मित्र। आपको कॉपी और पेन निकाल लेना है, एकदम दिमाग को शांत करके मन को बैठ जाना है ना। और चीजें आपको समझ में आएंगी, बस आपको छोड़ना नहीं है कि बीच में कहीं कुछ भाग रहे हैं इधर उधर, ऐसा नहीं करना है। शांति से एक जगह बैठ कर देखना है। तो चलो यार शुरू करते हैं। हम कोई सवाल लेंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट को बताएंगे। और ये समझो कि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। और आपसे सवाल इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं। आपको समझ ही नहीं आता है कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट लगेगा। आपने कहीं से पढ़ लिया है, दो चार और ट्रिक रट लिए हैं, तो आप उसको लगा देते हो तो सवाल लग जाता है जब उस पे पैटर्न पे आता है। लेकिन जब कोई दूसरा सवाल आता है तो आपसे हिलता नहीं है। अगर लेकिन अगर आपका बैकअप क्लियर है, मतलब पीछे का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो यार सवाल कैसा भी दे, कैसा भी थोड़ा घुमाए, आप घूमोगे नहीं, है ना। आप नहीं घूमोगे, सवाल को घुमा दोगे आप। तो हमें यही करना है, खुद नहीं घूमना है। ये नहीं कि एसएससी के चेयरमैन की, जो एसएससी का चेयरमैन साहब है, उनकी तरह आप घूमती गेम चले, यार में नेम चले, है ना, ऐसा नहीं करना है। तो चलो यार शुरू करते हैं, ज्यादा बकचोदी नहीं करते हैं। क्योंकि यार तुमको भी पता है हमको भी पता है तुम्हारा समय बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। तो इसका सवाल पढ़ते हैं इस पे। पहले इसके कंसेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। और इसके पहले वाली हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर लिया था, उसको तुमको जरूर देखना है। तो इसका यहाँ पे लिख लेते हैं हल, है ना। हल इसका क्या है, देखते हैं। सवाल क्या बोला है इसको पहले एक बार पढ़ो ध्यान से। सवाल को पहले पढ़ना सीखो। कभी कई बार तो ऐसा होता होगा आपके सामने कि आपने सवाल ही अच्छे से नहीं पढ़ा और आपका आंसर गलत हो गया। तो इस आदत को डेवलप करो कि हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना है पहले, तभी सरकारी नौकरी लगेगी भाई। नहीं तो ऐसे बस घूमते रहोगे, घूमती गेम चलेगी। पढ़ना क्या है, एक धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? देखो यार, मैं इसका तुमको ट्रिक बता सकता हूँ कि बस ऐसे करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे 15 वर्षों में दोगुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो 8 गुनी के लिए मतलब 2 का कितना बार क्यूब करना पड़ा है? 2 के घाते कितने करोगे? 3 बार, 3 बार। तो जब 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो इसका ट्रिक यही है। मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ और तुम ट्रिक के मारे में भागना है। तुम भाई चले जाओ, तुम नहीं देखना चाहते हो कॉन्सेप्ट तो। 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, और पूछ रहा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना मतलब कि अगर इसको 8 गुना है, तो जो पहले ये दिया है उसके रूप में इसको बदलो, तो 2 के रूप में, 2 दिया है ना, तो ये 2 के घाते 3 होता है 8 का मतलब। तो जब ये 15 वर्षों में दोगुना हुआ, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगा? तो इसके लिए जो इसका घात होता है ना, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ये ट्रिक है, समझो, कोई कॉन्सेप्ट में इसको नहीं बता रहा हूँ, ये ट्रिक है। तो बस इसका 3 का 15 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 3 गुणे 15 यानी 45। तो 45 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 45 में ऑप्शन दिया है ए वाला, काम खत्म। देखो इतने समय में सवाल लग गया, लेकिन मैं तुमको यहीं तक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यार ये तो मैं तुमको बताता ही अंत में, लेकिन अगर तुमको कॉन्सेप्ट आगे का क्लियर है पीछे का, तो तुम ये सब एकदम आसानी से कर लोगे। तो चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसके बारे में कॉन्सेप्ट है? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं चक्र चक्र चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट है, तो समझते हैं इसके बारे में। देखो, दो चीज होता है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। ठीक है, क्या चीज होता है? दो चीज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज को, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सी आई, मतलब कंपाउंड का सी लेते हैं और इंटरेस्ट का आई, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सी आई। साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? एस आई। ठीक है, एस आई और सी आई। समझते हैं क्या इनमें अंतर है, क्या वो चीज है ना। सवाल तो बहुत साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है, लेकिन हम दोनों को समझ लेते हैं साथ साथ में, ताकि हमारा डिफरेंस भी क्लियर हो जाए, क्या अंतर है दोनों में। तो देखो यार, जो हमारा साधारण ब्याज होता है वह, देखो, तीन चीज होता है। एक मूलधन, मूलधन मूलधन होता है एक होती है दर, एक होता है समय। क्या चीज? मूलधन, दर, समय, तीन चीज होता है। मूलधन को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ठीक है, वही प्रिंसिपल जो तुम्हारे स्कूल वाले हैं, वही वही वाला प्रिंसिपल। दर को बोलते हैं रेट। समय को तो जानते हो, टाइम। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम पी से लिख सकते हैं, और रेट को स्मॉल आर से, टाइम को टी से। इससे हम दर्शा सकते हैं, ताकि बार बार हमको इतना बड़ा मूलधन नहीं लिखना पड़े। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं अगले पेज पर। तो देखो यार, जो मूलधन हमारा पी था, और रेट क्या था, मतलब दर क्या थी आर, और समय क्या था टी। तो ये जो चीजें होती हैं, तो मूलधन वो चीज होता है जिस पर आपको कोई उधार देता है। देखो, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, कब यूज होता है? जब हम कोई चीज लेन देन करते हैं, या किसी किसी ने हमको उधार दिया है, या हम किसी को उधार दे रहे हैं, या कहीं हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो ये तब चीजें आती हैं समझ में। ठीक है, तो मूलधन, मान लो कि मूलधन समझाता हूँ, मूलधन क्या होता है। जैसे पी है, मूलधन पी है। पी को मैं मान लो कि 100 रुपया ले ले रहा हूँ, 100 रुपया, कि मूलधन कितना है हमारा? 100 रुपया। तो अगर ये समझो कि आप 100 रुपया जमा करते हो बैंक में, और बैंक
100 रुपया बैंक में जमा क्या समझ लो, 100 रुपया उधार लेते हो बैंक से, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। और क्योंकि उधार लेने में आपको देना पड़ेगा ना, तो समझ में अच्छा से आएगा। तो 100 रुपया आप उधार लेते हो बैंक से, हालांकि 100 रुपया कोई लेगा नहीं, मैं एग्जाम्पल बस ले रहा हूँ। 100 रुपया आपने उधार लिया, और आपने दर माला, दर जो समय है, रेट, या 4% लगा दिया बैंक ने। और कितने समय के लिए आपने लिया? आपने माला टी बराबर 3 साल के लिए, 3 साल। ठीक है, इतना हमको पता चल गया कि हमने 100 रुपया लिया, 4% दर से बैंक ने हमको दिया कि भाई आपका ब्याज जो का दर है, ब्याज की दर वो 4% लगेगी। कितने समय के लिए आप ले रहे हो? 3 साल के लिए। वो तो हमने 3 साल के लिए ले लिया। अब क्या करना है कि मूलधन समझ में आएगा ना, जो चीज हम पैसा देते या लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। और रेट क्या होती है? जिस परसेंट पर ब्याज हम लगाते हैं, या बैंक लगाता है, या कोई लगाता है, उसे दर कहते हैं। समय तो समझ लो, कितने समय के लिए कोई चीज ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो एक तीन चीजें क्लियर हो गई ना। तो हम ये समझ गए, बस मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था आपको एक तीनों चीज समझ में आ जाए। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, मैंने बता दिया। साधारण, साधारण 60 में लिख रहा हूँ, साधारण ब्याज। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SI, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो हमारा मूलधन है, मान लो P है ना, 100 रुपया। तो अगले समय जब हमारा ब्याज लग कर वो चीज हमारे पास आएगी, जितना पैसा बनेगा वो तो आएगा, लेकिन फिर जब अगले साल होगा, ऐसे पहले साल, दूसरे साल, तो हर साल बार बार इसी 100 रुपये पर ही ब्याज लगेगा। इसी 100 रुपये पर ब्याज लगेगा। समझो आप इस बात को, इसी 100 रुपये पर ब्याज लगेगा आपके। यही मूलधन हमेशा हर साल के लिए मूलधन यही रहेगा। ठीक है, ये है साधारण ब्याज का। अगर आपने उधार दिया है या लिया है साधारण ब्याज पर, तब ये चीज होगा। तो अगर, ठीक है, और एक चीज है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्र, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको CI से दर्शाते हैं। इसका मतलब हो गया, जब, अगर जैसे इसमें आपने जो उधार लिया या दिया था, वो एक ही इसी 100 रुपये पर, मतलब मूलधन बार बार सेम रह रहा है। लेकिन चक्रवृद्धि पर ब्याज पर क्या होता है कि मूलधन आपका सेम नहीं रहता है। जैसे आपने 100 रुपया लिया ना, आपने 100 रुपया पर किसी को उधार दिया, या 100 रुपया उधार लिया, तो जो अगले साल का ब्याज है, इस साल का तो ब्याज जो 100 रुपये पर लगेगा एक साल के लिए, लेकिन जब अगले साल ब्याज लगेगा, तो जब हमको जो मिश्र धन मिलता है, अब मिश्र धन यार एक नया टर्म आ गया, मैं समझा रहा हूँ मिश्र धन क्या होता है। तो अगले अगले साल के लिए जो मूलधन हम लगाएंगे, वो हमारा मिश्र धन, मिश्र धन पर लगेगा। समझ में आ रहा है बात? मतलब कि मिश्र धन पे वो चीज लगेगी, ब्याज हमारा इस 100 रुपये में नहीं लगेगी। जो हमको ब्याज जोड़कर सब कुछ मिलेगा, ब्याज और मूलधन जोड़कर अगले साल हमको जो मिलता, अगर हम उस साल भी चुकता नहीं कर पाए, तो हमको अगले साल उस पर ब्याज लगेगा। जो मतलब 100 रुपया आपने, 100 रुपया आपको आपने लिया था उधार, अगले साल ब्याज जुड़कर मान लो कि 110 हो गया। ठीक है, 10 रुपया आपका ब्याज लगा, तो जो अगले साल के लिए हमारा मूलधन है, वो 110 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये नहीं रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? जैसे इसमें अगले साल के लिए वो 100 रुपया ही था, इसमें लेकिन वो ब्याज सहित जुड़ गया। मतलब हर साल क्या होता है, आपका मूलधन बदलता जाता है, मतलब वो नया मिश्र धन ही मूलधन बन जाता है। तो इसे बोलते हैं ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को। ठीक है, तो ये हमारा सीन रहता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और समझ आते हैं, जो मिश्र धन हमने बताया, मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन जो हमने बताया, मिश्र धन को बोलते हैं अंग्रेजी में अमाउंट, अमाउंट। और ये जो बनता है मूलधन को जोड़कर, मूलधन, मूलधन यानी मूलधन, पूरा लिख दो क्या, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। अब चाहे ब्याज जैसा हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज, अगर साधारण ब्याज होगा तो साधारण ब्याज। तो मिश्र धन मूलधन और ब्याज को जोड़कर मिलता है। तो यदि हम मूलधन को ए से लिखे बराबर, ये मूलधन को किसे दर्शाते हैं? P से, प्लस ब्याज को किससे दर्शा दे, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो SI। ठीक है, ये हो गया मूलधन, मिश्र धन का फॉर्मूला साधारण ब्याज के लिए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन का क्या हो जाएगा? फार्मूला तो यही रहेगा, मूलधन मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। लेकिन यहाँ पर मूलधन तो वही रहेगा P, लेकिन ब्याज क्या हो जाएगा? CI, यानी चक्रवृद्धि वाला हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया।
यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। ये है, हम देखो, ये अगर आपका पीछे का बेसिक क्लियर है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे का सवाल, जब भी आप कभी कोई सवाल लगाओगे तो। ठीक है भाई। तो अब बात कर लेते हैं फार्मूले की, जो फार्मूला मतलब यूज होगा निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला हम बताते हैं आपको। यार मैं लिख नहीं पाता हूँ इसको सही से यार, इतने सुंदर तरीके से जितना मैं चाहता हूँ। तो साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है उसको लिखते हैं SI। ठीक है, साधारण ब्याज को हम दर्शा रहे हैं SI से, बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणे ब्याज गुणे दर, अरे यार सॉरी, मूलधन गुणे समय गुणे दर, सॉरी सॉरी। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय। मेरा दिमाग भाई कहीं और चला गया था। मूलधन गुणे दर गुणे समय, मैं इसको ब्याज में डाल दिया। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 यानी 100। ये हमारा फार्मूला होता है मूल, अरे चक्र, साधारण ब्याज के लिए, SI के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पर लिखना चाहे हम तो लिख सकते हैं SI बराबर मूलधन को P से, ये तो आपको याद ही कर लेना है, मूलधन को P से दर्शा दे रहे हैं, P गुणे रेट को R से, टाइम को T से, PR गुणे T बटा के 100। या तो ऐसे कर दो या तो ऐसे लिख दो, PRT, मतलब ये समझो कि यहाँ पर तीनों का गुणा है, PRT बटा 100। ये हमारा फार्मूला हो गया बस। अब चक्रवृद्धि ब्याज का देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा होता है, चक्र, चक्र वृद्धि भाई चकरा देता है दिमाग में, इसीलिए वो चक्रवृद्धि ब्याज उसका नाम है, CI बोलते हैं ना। तो उसका देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है मिश्र धन का, यानी अमाउंट का। किसका फार्मूला होता है, मिश्र धन का। ये फार्मूला होता है किसका, मिश्र धन का। किससे दर्शाते हैं, ए से। तो ये मिश्र धन का फार्मूला होता है। अब फार्मूला क्या होता है मैं उसको आपको बताता हूँ। तो हालांकि हम ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे ना। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन यानी P प्लस चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो यहाँ से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहेंगे तो इस मूलधन को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐसे लिखे A बराबर P प्लस CI। ठीक है, हमको ये निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को यहीं रहने देंगे और ये P को उधर भेज देंगे, मतलब मूलधन को उधर भेज देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, CI बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। आई बात समझ में, यहाँ पे लिखता हूं मैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, CI बराबर मिश्र धन, हिंदी में लिख देता हूं वहां पर अच्छा लगेगा थोड़ा, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये हमारा कर्म कांड हो गया। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया था कि इसमें जो फार्मूला लगता है वह अमाउंट का आता है, मतलब मिश्र धन का आता है। हमको डायरेक्ट इसका फार्मूला नहीं मिलता है ब्याज का, चक्रवृद्धि वाले के लिए। तो इसके लिए जो मिश्र धन का फार्मूला होता है उसको ए से दर्शाते हैं, ए बराबर P प्लस, कोष्टक में लगाएंगे 1 प्लस ऐसे R मतलब कि दर बटा के 100, यहाँ पर टाइम T। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है मिश्र धन के लिए, इसको आपको याद रखना है। थोड़ा सा अटपटा है, पर क्या करें, अटपटा है तो क्या, याद तो करना पड़ेगा, अटपटे तो हम भी हैं। तो ए बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100 के पावर T, मतलब मिश्र धन बराबर, ये P को मूल धन कर रहे हैं, कोष्टक में 1 प्लस R मतलब दर बटा के 100 के सब होल के पावर क्या है, समय। ठीक है, तो ऐसे सवाल देगा और हमें क्या करना है, चीजों को निकालना है। तब यहाँ से, तो ये हमारा किसके लिए होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ठीक है, CI के लिए। अब यहाँ से आपको CI निकालना, तो क्या करेंगे आप, एक तो आपका यहाँ से निकल जाएगा, और CI निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मिश्र धन मतलब A में से माइनस इस मूलधन को कर देंगे, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा बस। लेकिन हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है, यही हमारा मिश्र धन का फार्मूला होता है,
जैसे साधारण ब्याज में यहाँ पे फार्मूला था ना, PRT/100, तो ऐसे नहीं होता यहाँ पे, है ना। ये हमें समझ लेना पड़ेगा। बस ये यहीं तक इसका खेल था भाई। इसी फार्मूले से हमको सारे फार्मूले आप निकाल दो, सारे फार्मूले, जितने फार्मूले होते हैं, दर निकालना है, ब्याज निकालना है, मिश्र धन निकालना है, मूलधन निकालना है, कुछ भी निकालना है, इतना हमें सारा खत्म, साधारण ब्याज पूरा खत्म इसमें, और चक्रवृद्धि ब्याज भी खत्म। बस यही कि इसमें अब अलग अलग वैरायटी आएगी, कि आपको कभी ये दे देगा तो ये पूछेगा, कभी ये दे देगा तो ये पूछेगा। उसके लिए आपको समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए बस। और अगर आप यार तैयारी कर रहे हो तो समीकरण तो आप सॉल्व कर ही लेते होगे। अगर नहीं कर पाते हो तो बताओ, उसके लिए हम छोटी छोटी वीडियो आपको बना के डालते रहेंगे, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कहने का है, बस बहाने मत दो यार, सीधा बात। तो ये हमारा फार्मूला हो गया चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको गहराइयों तक ले जाते हैं चीजों को इसमें। अ, वैसे मैं इस पे सवाल बनाने को दे दूं कि मूलधन इतना है और दर इतनी है, समय इतना है, तो आपको मिश्र धन निकालना है, तो आप तो इतना गुणा भाग कर ही लोगे, तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा, है ना। क्योंकि मैं इतना तो मान के ही चल रहा हूँ कि आप इतने कर लेंगे। अब इतने भी महागुरु गोबर तो आप है नहीं कि दर निकालने के लिए बार बार आपको समय से गुणा करना पड़ेगा, है ना। आप फार्मूले में रखेंगे डायरेक्ट, जो दिया है उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे, जैसे एक्स का मान निकालते हैं जीवन में आप बार बार। ठीक है, तो अपने सवाल की तरफ चले हम, ये बताओ। अरे यार ये क्या हो गया, ये मैं इसको डब्बा में बंद कर रहा हूँ, ये कहाँ भाग रहा है। तो इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हम उसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा सवाल था उसको पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं, है ना। देखो, बोल रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब किस ब्याज की बात हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज, CI की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट, 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मतलब समय कितना दिया, 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मतलब बोल रहा है कि एक धनराशि, किसकी बात कर रहा है, मूलधन की, चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मतलब जो मूलधन था वो 15 वर्षों में, मतलब एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज, जो मूलधन था वो 15 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। मतलब जो वो मिश्र धन मिलेगा, जो कोई राशि हमें मिलती है उसे मिश्र धन बोलते हैं। तो जो बात कर, जो शुरू में लिए थे तो मूलधन था, लेकिन जब 15 साल बीतेंगे तो हमें कितना मिलेगी, दोगुना मिलेगी। अरे बात समझे, कि आज जो राशि 1 रुपये थी, तो 15 साल बाद वो 2 रुपये मिलेगी। आज जो हमने अगर 500 रुपये जमा किया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वो 15 साल में 1,000 मिलेगा। ठीक है, ये बात चल रही। फिर आगे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। मतलब पूछ रहा है कि जैसे वो 15 साल में दोगुना हो जा रही है, तो कितने साल में भाई 8 गुना हो जाएगी, यही सवाल है। तो सवाल को तुम फील कर पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, तो चलो सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यार देखो, मैं तुमको थोड़ा सा बेसिक से सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ट्रिक भी समझाऊंगा, कर दे। ट्रिक तो मैंने उसे पहले से ही समझा दिया है, लेकिन एक बार सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पेशेंस रखो भाई, थोड़ा पेशेंस रखो, इसके सवाल डिफिकल्ट बनते हैं, लेकिन अगर एक बार तुमने हासिल कर लिया इस पे ना कमांड, तो फिर तुम उड़ा दोगे। उसने बोला है धनराशि, मतलब धनराशि दिया नहीं कि कितनी है, तो मान लेते हैं कि जो धनराशि है वो मूलधन, मूलधन की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना मूलधन P है। देखो, माना माना मूलधन क्या है, माना मूलधन P है। ठीक है, और उसने दर भी नहीं दिया कि किस दर पे बात कर रहा है, वो दर आगे सवाल में दर नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं कि दर क्या है, दर क्या है, R% है, आर है, या R% से उसे दर्शाते हैं। दर हमेशा परसेंट में होती है ना, प्रतिशत में, कि 4%, 5% ऐसे।
तो दर क्या है, आर है। ठीक है, तो दो चीज हमको दिया नहीं था लेकिन हमने माना है। हालांकि सवाल बिना माने ही लगेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि सवाल की क्या क्या जरूरत है। वो कुछ चीजें अपने अंदर छुपा गया है सवाल। दर क्या है, आर है। तो अगर हम इसका फार्मूला ऐप लगाए, और टाइम उसने पहली बार में कितना दिया है, जो सवाल बोल रहा है वैसे डिट्टो लिखेंगे बिल्कुल। उसने बोला है कि जो चक्र, जो हमारी धनराशि है वो दुगनी हो जाती है। मतलब किसकी बात कर रहा है, वो मिश्र धन की बात कर रहा है। मिश्र धन दोगुनी हो जाती है। किसकी दोगुनी, ये जो मूलधन है इसकी दोगुनी। तो मूलधन पी है, तो मिश्र धन इसकी दोगुनी कितनी हो जाएगी, 2p हो जाएगी। तो इसका इसमें 2 से गुणा कर लेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, इसका दोगुना यानी 2p। यहाँ पे मतलब 2 का और p का इसमें गुणा है ऐसे, 2 गुणे p है। समझ में आया, इसका मतलब है। तो दोगुना हुआ ना भाई। दोगुना बोले तो 2 से गुणा, तिगुना बोले तो 3 से गुणा, चार गुना बोले तो 4 से गुणा, आधा बोलेगा तो 1/2 से गुणा। इसका मतलब यह होता है। तो अगर मिश्र धन को हम ए से दर्शाते हैं ना, तो ए बराबर कितना हो गया, 2p। ठीक, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। और उसने समय कितना दिया है, भाई उसने समय दिया है 15 साल। समय मतलब टी, टी बराबर कितना दिया है, 15 साल, है ना। तो अब हम फार्मूला रखते हैं, फार्मूला पर चीजों को रखते हैं, जो जो दिया उसको रखते हैं। अब आगे जो पूछेगा उसको भी निकालेंगे। तो फार्मूला पहले क्या होता है, फार्मूला हमारे सामने लिखा है, मिश्र धन बराबर ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 की पावर टी। तो यही फार्मूला लगेगा। इसको आगे पेज पर लेते हैं। तो ए बराबर पी 1+r/100 के घाते टी। अब एक जगह कितना हमने निकाला था पीछे, एक की जगह 2p है, सवाल में उसने पहले से दे रखा है। हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो बोल रहा है एक जगह 2p बराबर p की जगह तो p ही रहेगा, क्योंकि मूलधन को हमने p माना है। 1+ दर को मैंने r माना है, तो r रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल में दिया भी नहीं है। और t को कितना दिया, सवाल में दिया है 15। तो ये समझो कि ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसको काट पीट देते हैं जो कटने लायक है। यहाँ से देखो बराबर की इधर साइड दोनों ऊपर ऊपर है तो काट देंगे, या तो नीचे नीचे। तो ये देखो p भी ऊपर है, और टू, यहाँ पे p ऊपर नीचे लग रहा है, मतलब है, लग क्या रहा है। तो ये काट देंगे। अरे यार समझो कि p इधर नीचे चलाता है ना बटे में। ऐसे समझो, तुमको नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि तुम्हारी अभी कैलकुलेशन वीक होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं काट देता हूँ, यहाँ पर रख के भाई, 2p बटा के, ये जो p यहाँ पे गुणा में था नीचे आएगा भाग में आ जाएगा। तो इधर क्या बचा, 1+r/100 की पावर 15। ये p से p कट जाएगा तो बचेगा 2। 2 बराबर 1+r/100 की पावर 15, ये हमारा बचेगा। ठीक, अगर इसको हम थोड़ा, जो ये इधर लिखा है इसको हम इधर लिख दे, और ये दो, दो है इसको दाएं तरफ लेते जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, मैंने बस इसको मैं सजा रहा हूँ अच्छे से। जो उधर है उसको मैं इस साइड लिख रहा हूँ। तो बराबर बस चिन्ह रहना चाहिए, चाहे किधर भी लिखो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारा, इसको हम मान लेंगे समीकरण हमारा ये कि समीकरण 1 है। ठीक है, देखो यार मैं तुमको लंबा रास्ता से ले जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि लंबा रास्ता वो होता है, मतलब तुमको टाइम ज्यादा लगेगा। अभी तुम समझ रहे हो तो टाइम तो देना पड़ेगा। शॉर्टकट से भाई तुमको जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं। शॉर्टकट से क्या करोगे, सीखकर जीवन में शॉर्टकट से कुछ नहीं होता भाई, हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। इस बात को समझो, जो सफल हुए हैं सब मेहनत करके हुए हैं। कोई तुम्हें बंदा नहीं दिखेगा जो शॉर्टकट है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि मेहनत हमें करनी है। 1+r/100 के घाते 15 बराबर 2, ये हमारा समीकरण 1 है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दूसरी बात सवाल में क्या बोल रहा है वह, और दूसरी बात सवाल में क्या बोल रहा है, दूसरी बात वो सवाल में बोल रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। मतलब बोल रहा है कि हमें समय पूछ रहा है इस बात कि कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। मतलब 8 गुना मतलब कि मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 8p। 8p यानी कि इस बार ए कितना हो जाएगा। दूसरी कंडीशन दे रहा है, पहली कंडीशन वो थी, इस बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 8 गुना, मतलब 8 गुणे p, 8p। और समय इस बार टी बराबर पूछा है, टी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है।
तो फिर फार्मूले में रखो ए बराबर पी 1+r/100 के पावर टी, रखो फार्मूले में फिर। तो एक जगह 8p है, तो 8p बराबर p यहाँ पे भी 1+r, r तो वही है, 100 वही है, सब कुछ वही है। समय इस बार t निकालना है, दिया नहीं है। तो p, ये तो p से p कट गया, जिसे हमने पिछली बार काटा, तो इधर कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो इधर 8 बच जाएगा, ये 1+r/100 के पावर टी। बस अब देखो सवाल का हमारा आंसर आने वाला है ना। तो अगर इसको हम थोड़ा, जैसे जो दाएं है उसको बाई तरफ कर देते हैं, जो बाई तरफ उसको दाई तरफ कर देते हैं, ये 8 हो गया। ये हमारा दूसरा समीकरण, हमने इसको मान लिया दूसरा समीकरण, ठीक है। पहला तो हमारा पता क्या था, 1+r/100 के घाते 15 बराबर 2 था, यही था ना, ठीक। अब देखो ये जो 1+r के घाते 100 है, ये चीज इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, दोनों में एक ही बिल्कुल डिट्टो है। तो कुछ तो हमें कनेक्शन मिल रहा है इन दोनों में। तो हम क्या करेंगे कि इसमें बराबर 2 है, इसमें बराबर 8 है। तो अगर इसको हम ऐसा करें कि इसको भी 2 के रूप में लिख लें, तो यहां से कुछ कुछ मामला मिल जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? तो 8 को हम 2 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसको लिखते हैं 2 के घाते 3, यानी 2 कितनी बार गुणा है, 3 बार। ठीक है, इतना तो आपको आता है बेसिक, फिर भी हमने पूरा समझा दिया। तो ये क्या लिख देंगे, इसको लिखते हैं फिर से यहाँ से 1+r/100। देखो यार, मैं बिल्कुल एक एक स्टेप खोल रहा हूँ, बराबर 2 के घाते 3, ठीक। तो हमें टी निकालना है, कैसे भी करके किसको निकालना है, टी को। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2 की जगह, ये जो पूरा 2 है, इसकी जगह अगर हम पूरा ये चीज लिख दे, पूरा जो दिया है 1+r के 100 के घाते 15, तो कोई दिक्कत इसमें होगी? क्योंकि 2 के बराबर तो दिया है ना। तो इस 2 की जगह हम इसको पूरा रखेंगे और उस पूरे घाते 3 भी लगाना है। तो ये तो इस तरफ ऐसे ही रहेगा, 1+r के घाते 100 घाते टी बराबर। अब देखो 2 की जगह पूरा हम ये चीज लिख रहे हैं, मैंने तुमको पहले से 1+r के घाते 100 के घाते 15, और इस टोटल घाते 3 है, तो मैं एक बड़ा और ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इस टोटल घाते 3। अब समझो, अब यहाँ पे नया खेला शुरू हो रहा है। अब जो देखो, ये 1+r घाते 3 है, पूरा घाते टी है। या देखो यहाँ पे घात है, यहाँ पे घात है, जब भी ऐसे घात होगी कि यहाँ पर ऐसे घात, एक ब्रैकेट लगा होगा दूसरा ब्रैकेट के ऊपर, तो ये आपस में ये दोनों का घात को गुणा कर देंगे, ठीक। तो हमारा हो गया 1+r के घाते 100, और यहाँ पे टी था 1+r के घाते 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा जब गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो 15 और 3 का क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1+r/100, लेकिन इसे घाते 15 × 3 हो जाएगा, यानी 45। तो 1+r, देखो अब देखो क्या मिल गया, यहाँ पर 1+r के घाते 100, इसके पूरे घाते t है, यहाँ पर भी वही चीज है, इसके घाते 45 है। तो हमको एक फार्मूला पता है, हमको पता है कि जब भी कभी ये चीजें नीचे वाली, नीचे मतलब इसको जो हमारा नीचे होता है उसे बोलते हैं आधार, आधार बोलते हैं। जो यहाँ पे भी आधार क्या है, यही है। और जो ऊपर खोपड़ी पे चढ़ी हुई होती है यहाँ पर, चाहे यहाँ पे, उसको बोलते हैं घात। जैसे तुमको सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे 2 के घाते 5 है, तो जो नीचे वाली संख्या होती है इसे आधार बोलते हैं, जो ऊपर होती है इसे क्या बोलते हैं, घात। तो जब कभी भी ऐसे बीच में बराबर का चिन्ह हो और दो चीज ऐसे लिखा हो और उनके आधार बराबर हो, ऐसे आधार, तो आपस में घात क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। या तो ऊपर का बराबर हो तो नीचे वाला भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों बात सही है। आपस में बात समझ में आई? मतलब अगर घात बराबर है तो आधार आपस में बराबर हो जाएंगे, और अगर आधार बराबर है तो घात बराबर होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी आधार जो है 1+r/100, ये इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है।
तो ये जो टी ऊपर लिखा है ये 45 से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। टी बराबर क्या हो गया, 45। और यही हमने माना था कि समय कितना है, टी है। समय क्या है, टी है। इसी को तो हम निकाल रहे थे इतने में दिनों से। तो टी बराबर 45 साल, यानी 45 ईयर्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो हमने कितना लंबा इसको खींचा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये सब मैंने तुमको कंसेप्ट समझाने के लिए किया है। और मैंने शुरू में इसको लगवा दिया था 45 साल, आंसर आ गया था ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 45। तो ये बात समझ में आई आपको कितना आसानी से। और मैं तुमको अभी ट्रिक को बताता हूँ, जो ट्रिक मैंने शुरू में बताई थी। क्या बताया था कि 15 साल में ना, 15 साल में 2 गुना हो जाता है, ठीक। तो कितने साल में, मतलब मैं मान रहा हूँ कि 30 साल में, 30 साल में वो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना, है ना। तो कुछ नहीं करना, ये जो 2 गुना लिखा है ना, तो इसी 2 के रूप में इस 8 को लिख लेना है। तो 8 को 2 के रूप में कैसे लो, 2 घाते 3। जो 15 15 साल में 2 गुना हो जाती है। तो टी समय मैं मान रहा हूँ टी समय में वो 8 गुना हो जाएगी। और जो 8 यहाँ पे आता है, इसको जो यहाँ पे जितना गुना देता है उसके रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो 8 को हम 2 के रूप में लिखेंगे, तो 2 के घाते 3 होता है। और जो ये घात हमारी आती है, इसी घात को हम यहाँ पे जो समय दिया आता है इससे गुणा कर देंगे, तो हमारा समय आ जाएगा जो हमसे पूछा है। ठीक है ना। तो समय कितना आ जाएगा, टी बराबर 15 × 3, यानी 45 साल। देखो ये कितने एक ही लाइन में आ गया, ये इतना पूरा में आया, समझ में आया। लेकिन इससे तुम्हारे सारे पूरे कॉन्सेप्ट खुले हैं। तुम्हारा दिमाग पूरा जो है क्या है, समझ आए कि क्या चीज चल रही है पीछे, है ना। तो बस मैं यही चाहता था तुम कॉन्सेप्ट को समझो। तो यार देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट उठाकर उसको पूरा ऐसे क्लियर कर दिया है। और तुमको ये 2 फार्मूले पते हैं, मतलब पता है, एक साधारण ब्याज वाला और एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो उसी पे सारे सवाल लग जाते हैं। बस आपको वैरायटी थोड़ी अलग अलग आने लगती है। किसी में एक की जगह 2 3 4 रेट देता है कि इतना दर है इतने समय के लिए, इतने समय के लिए, तो वो सवाल थोड़े डिफिकल्ट होते जाते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पीछे का बताया है। अगर वो तुम्हारे ध्यान में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। बस आपको करना क्या है कि आपको सवाल को अच्छे से सॉल्व करना है। तो बस यहीं पर रहने देते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको बताना है कि यह आपको लेक्चर कैसा लगा। सच बताना है कि आपको कैसा लगा एकदम। अगर मूर्खतापूर्ण लगा हो तो मूर्खता लिखना है कि हाँ भाई बेकार लगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। और कहीं कोई समझ में नहीं आया तो उसको भी आपको बताना है ना, कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, तो उसको हम किसी अगले वीडियो में, या तो हो सकता है तो कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई कर देंगे। बस। ओके। तो हमें अपना, हाँ, और यार आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको पढ़ते रहो। और इस चैनल पे आपको एकदम समझो कि बेसिक चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलती। आपको सारी परेशानियां यहाँ पे दूर हो जाएंगी। तो आपको बस जितनी परेशानियां यहाँ पे लिखते जाना है, बस आपको चीजें मिलती जाएंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जो अगली वीडियो हमारी है आपको मिस ना हो, है ना। बस इतना ही। और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, हो सकता है जब आपको वीडियो चढ़े तो आपको नोटिफाई हो जाए, है ना, नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस इतना ही। चलो ठीक है यार मेरे दोस्तों और भाइयों और मित्रों, जो भी आप हो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय